I got broads in Atlanta, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड हर एक बात बताऊंगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कम से कम 3 लेक्चर्स में खत्म कर दे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th हिस्ट्री, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सो बेसिकली अगर आप लोग बी एक्सपर्ट पे नए हो तो आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि बी एक्सपर्ट पे आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा पोर्शन मिलने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, उसके साथ साथ बेस्ट क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जानने हैं जिससे आप अपनी लर्निंग पावर को इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको बेसिकली बी एक्सपर्ट को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं बहुत सारे अमेजिंग से साइंटिफिक फैक्ट जिसकी वजह से आप लोगों का जो स्टडी पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग बहुत इजीली किसी भी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हो, आपकी फोकसिंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। सो जब चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो प्री 14 जुलाई 1789। इस बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था 1789 की 14 जुलाई को, ठीक है। अब ये 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। अब हम लोगों को 2 एस्पेक्ट्स में बात करनी है। सबसे पहले कि क्या रीजन था उसे स्टार्ट करने से पहले, यानी कि 14 जुलाई 1789 से पहले फ्रेंच में क्या हालात थे, और 14 जुलाई 1789 को जो फ्रेंच में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद क्या हुए थे। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक बहुत लंबा फेज चला था, बट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ना प्री 14 जुलाई 1789 में ना कुछ इंसिडेंट्स और या फिर कुछ इवेंट्स की बात करेंगे जो कि कॉज थे, यानी कि जिसकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। अब ठीक है, और जो पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि 14 जुलाई 1789 मतलब कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब स्टार्ट होने के बाद क्या क्या चेंजेस जो है हम लोगों के देखने को मिले थे हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो सबसे पहले था कि देखो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, व्हाट वाज द मेन कॉज, उनका किंग जो था वो ना अच्छा नहीं था इतना ज्यादा, तो उसकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अगर हम लोग बात करें 1791 में, तो जो 1791 वाला ईयर था उस टाइम पे फ्रेंच में ना मोनार्की सिस्टम था, यानी कि जो है किंग था हेड, ठीक है। अब बारी आती है, कुछ चेंजेस हुए, कुछ और भी ज्यादा लॉज बने, उसके बाद जो है फ्रेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट कर दिया गया, यानी कि किंग तो वहां पे अभी भी था, बट जो उसकी पावर। अब कुछ ऐसे चेंजेस किए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले इंसान थे, उन्होंने जो है फ्रेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी, यानी कि जो किंग की पावर्स थी उनको लिमिट कर दिया। हेड का स्टेट का हेड अभी भी किंग ही था, बट उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया, बट फिर भी काम नहीं चला। उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था, यानी कि किंग का जो भी प्रिविलेज थी वो सब बंद करके हेड ऑफ द स्टेट उन लोगों ने चेंज किया और एक रिपब्लिक सेटअप कर दिया। जो फ्रेंच था उसी ने सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत की थी, और हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने फ्रेंच से बोरो की है, यानी कि उधार ली हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर के एंड में बात करेंगे कि जो पोजीशन ऑफ वुमेन्स थी, यानी कि वुमेन्स की क्या पोजीशन थी फ्रेंच में, और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी एक बहुत बड़ी सी प्रथा थी, उसको उन लोगों ने कैसे खत्म किया, कैसे क्या चीजें हुई। और उसके बाद एट द एंड हम लोग बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है, क्योंकि आप इस वाले पोर्शन को जो है क्लास 10th में कवर करने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू, आपके इस चैप्टर में आपको क्या क्या डील करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि 14 जुलाई 1789 को ही जो है स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या हुआ था इस दिन, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, जैसे मैंने बोर्ड्स पे लिख दिया है सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, सेम वैसे ही आपको भी लिखनी है बोर्ड के ऊपर। अब फटाफट से फ्लो चार्ट बना लीजिए, आपको इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब एक एक चीज को हम 1 बाय 1 डिटेल में लेते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग में आप लोग फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्री 14 जुलाई 1789, उसके बाद पोस्ट 14 जुलाई 1789, और ये सारे इंसिडेंट हैं,
ठीक है, जब आप ना एक चैप्टर का फ्लो चार्ट बना लेते हो ना स्टार्टिंग में, तो इट इज वेरी इजी। आप लोग ना एक गो में ही सारी चीजें देख लेते हो कि हाँ ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ ली है और ये चीज मुझे भी पढ़नी बाकी है। सो दैट्स ऑल। अब फटाफट से एक बारी या तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट बना लीजिए, नहीं तो क्या करना है आप लोगों को इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम लोग बेसिकली आपको बढ़ाने वाली हूँ मैं कि जो 14 जुलाई 1789 था, उसमें एक्चुअली क्या हुआ था जिसकी वजह से जो है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग हुई थी। ठीक है, सो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो 14 जुलाई था 1789 में जो 7000 लोग थे, ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज, हाँ, सो 7000 पीपल्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ किंग्स पैलेस, यानी कि 7000 लोग मिलके, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि वो इकट्ठा होके नारेबाजी कर रहे थे किंग के पैलेस के सामने। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो किंग था फ्रांस का, उसका नाम था लुइस 16। ठीक है, और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था ये आपको पता होना चाहिए, याद रखनी है आपको ये बात, बॉर्बन फैमिली से वो बिलोंग करता था। ठीक है, उसके बाद जब उन 7000 लोगों की किसी ने नहीं सुनी, ठीक है, कोई भी मतलब किंग ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उस टाइम पे ये 7000 लोगों में से अप्रोक्स 50% लोग, ठीक है, एक वहां की बहुत फेमस जेल थी जिसमें बहुत सारे कैदी थे, वो जिस जेल का नाम था बेसाइल जेल। ठीक है, जो ये बेसाइल जेल थी, ये 7000 में से कुछ लोग आके इस बेसाइल जेल को तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, जब जेल टूट जाएगी तो जितने भी प्रिजनर्स थे ना, जितने भी वहां के कैदी थे, वो सारे के सारे भाग जाते हैं वहां से। ठीक है, अब ठीक है भाई, आप लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए जेल तोड़ दी, बट वो एक गलत चीज थी। ठीक है, अभी जो जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे, उन लोगों ने कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे जिसकी वजह से वो जेल में थे। सो दैट वाज अ लॉस। ठीक है, तो जैसे बेसाइल जेल टूटते ही जितने भी प्रिजनर्स थे वो सारे वहां से भाग गए, और उसके बाद जो ये किंग था, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ठीक है, और इसने जो है अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि किस चीज के लिए ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट में शामिल है ना, ये 7 के 7000 लोगों को तो मार दो। ठीक है, सो यहाँ से शुरू हुआ था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये तो हो गई वो दिन 14 जुलाई 1789 में जो चीजें हुई उसके बारे में मैंने बताया है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ्रेंच इस दिन जो ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन हुआ ही क्यों था। ठीक है, ऐसा क्या हो गया था फ्रांस में जिसकी वजह से जो पीपल्स थे उन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया। ठीक है, सो फटाफट एक बार जो 14 जुलाई 1789 का उसका इंसिडेंट जो है नोट कर लीजिए आप लोग। अब आप लोग ऐसे नोट करोगे ना, तो एक तो आपको याद करने में बहुत इजी होगा, प्लस आप लोग बहुत इजीली जो है सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। कैसे, देखो, on 14 July 1789, 70,000 peoples are protesting against the king's palace, और ब्रैकेट में आप लोग लिख दोगे किंग का नाम था लुइस 16 और वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, when no one listened to them, they go to Versailles jail and destroyed it, due to which many of the prisoners ran away and king orders his army to kill the protesting peoples। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि अब हम लोग बात करें कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ। सो फटाफट से वीडियो पॉज करके आप लोग फटाफट नोट्स। सो देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 1789 को 14 जुलाई को जो इन लोगों ने एक टाइप से प्रोटेस्ट किया था, उसका रीजन क्या था। सो देखो, 1774 में ना फ्रांस के जितने भी अकाउंट्स थे, जितने भी फंड्स थे, ठीक है, वो सब खत्म हो गए थे, और जो फ्रांस है वो बैंकरप्ट हो गया था, यानी कि उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे। और इस बैंकरप्सी के पीछे का रीजन क्या था उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली चीज, जो फ्रेंच का राजा था ना लुइस 14, उसको भाई पता नहीं क्या मजे आते थे वॉर करने में। वॉर करके जो है वो अपनी जो किंगडम है उसे एक्सपैंड करता रहता था। जो दूसरा मेन रीजन था बैंकरप्ट होने के पीछे, वो था उनका एक बहुत ही फेमस पैलेस था, बहुत सुंदर सा पैलेस जिसका नाम था पैलेस ऑफ वेसाइल। सो उसकी मेंटेनेंस में खर्चा बहुत ज्यादा आता था। ठीक है, वो इतना बड़ा पैलेस था, उसकी साज सजावट, पेंटिंग एंड ऑल दैट में बहुत खर्चा आता था। उसके बाद जो तीसरा मेन रीजन था वो था कि जो फ्रांस है ना, उसका किंग, उसने अमेरिकन कॉलोनीज जितनी भी थी जो ब्रिटिश के अंडर थी, उन लोगों को हेल्प किया था किस चीज में, फ्री उनके इंडिपेंडेंस के चक्कर में। तो है वॉर हुई तो डेफिनेटली वॉर होगी तो बहुत सारा खर्चा आने वाला है। उसके बाद
फ्रांस ने ना बहुत सारे लोन्स ले रखे थे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से। वो जो लोन्स थे ना वो 10% इंटरेस्ट रेट पे लिए हुए थे, जिसकी वजह से उसको रिटर्न करना भी बहुत डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि पहले ही जितने भी फंड्स थे वो खत्म हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में रहता है मिसलेनियस एक्सपेंस। अभी देखो ये मिसलेनियस का मतलब जो आलतू फालतू के इसके अलावा खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने 4 तो मेन रीजन डिस्कस कर लिए थे, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग इस 5th कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब देखो, अब इतना सारा हो गया। अब जो फ्रांस का किंग था और उसके जितने भी पैलेस वाले जितने भी मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने क्या किया, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस सिचुएशन, किंग ने जो 2 टैक्सेस इम्पोज कर दिए, ठीक है, कुछ और टैक्सेस इम्पोज कर दिए। अब ये टैक्सेस इम्पोज ना 2 टाइप के टैक्स इम्पोज हुए थे। सबसे पहले था थाइस। जो थाइस टैक्स था ना वो हमें चर्च देता था, यानी कि ये टैक्स अंडर चर्च इम्प्लीमेंट करता था। और दूसरा आता है टाइल्स, तो ये डायरेक्ट टैक्स था, यानी गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करती थी, किंग इम्प्लीमेंट करता था। किंग का जो है बजट होता था कि मुझे कितना टैक्स चाहिए और कितना नहीं चाहिए। अब जिस टाइम पे जो है फ्रांस में टैक्स इम्पोज हुए थे, अब बेसिकली देखो जैसे अब ठीक है गवर्नमेंट का हक बनता है टैक्स लेना, तो अगर टैक्स लेते हैं तो ज्यादा कोई इशू नहीं आता। बट मेन जो तब आता है जब प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो और जो है सरकार जो है टैक्स पे टैक्स इंक्रीज करती जाए। सो देखो जब ये 2 टैक्स लगाए गए थे उस टाइम पे जो फ्रांस है उसमें चल रहा था सब्सटेंस क्राइसिस, यानी कि बहुत ज्यादा ड्रॉट था, सूखा था और एकदम से अकाल पड़ा हुआ था, फेमाइन। उसके रिजल्ट में क्या हुआ, ये जो फूड सप्लाई है वो तो कम हो गई, बट फूड के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए। अब आप लोग खुद ये सोच लीजिए कि जब अकाल पड़ा हुआ है, सब जगह पे सूखा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, उस टाइम पे जो फ्रांस का किंग था उसने जो है टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, 2 अलग अलग टाइप के टैक्स। मतलब ऑलरेडी हम लोग कुछ टैक्स भरते हैं, उसके अलावा कुछ और इंप्लीमेंट हो गए हैं हमारे टैक्स। सो दिस इज द मेन कॉज कि जो है 14 जुलाई 1789 को जो है जो 7000 पीपल्स है वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। अब आप लोग फटाफट ये एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एक बार मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश मतलब प्रॉपर सेंटेंस में डिक्टेट करके बता देती हूँ। देखो, इन द ईयर 1774 फ्रांस फेसेस बैंक्रप्सी ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स व्हिच ओके, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका, द रीजन बिहाइंड दिस बैंक्रप्सी आर द फॉलोइंग। सब 5 पॉइंट लिखने हैं आपको। सबसे पहली बात, द किंग ऑफ फ्रांस इज इन्वॉल्व्ड इन मैनी वॉर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it take a lot of money to maintain the palace of Versailles. Fifth point आ जाएगा, the king of France helped American colonies which were under British to get independence, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है, king of France took many loans under the rate of 10% interest which was very difficult to return. And fifth is, and there are many other miscellaneous expenses, ठीक है। उसके बाद to overcome the situation, the king of France imposes some tax. There are 2 types of tax. The number 1 is tithes, which was imposed by church, and the second is tiles. It was a direct tax. उसके बाद when the taxes are imposed, the condition of France was very bad. There is drought and famine, which results in food supply decreases and the prices of food increases. So that's all, ठीक है। पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, और मैंने आपको एकदम शॉर्ट में दे दिया। इट्स वेरी इजी, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी होगी इस तरीके से याद करने में, ठीक है। सो फटाफट से वीडियो पॉज करके जो है नोट्स बना लीजिए। अब देखो, जब जो किंग है उसने जो टैक्स इंप्लीमेंट करने की सोची, तो डेफिनेटली ना खुद से टैक्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, उसे एक प्रॉपर मीटिंग बुलानी पड़ती है और वहां पे फिर वोट्स होते हैं। और अगर जो कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है तो उसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो ही वो चीज इंप्लीमेंट होती है। सो आपको डेट्स जो है बहुत जरूरी है याद रखनी। तो देखो 15 मई 1789 को जो मोनार्क था यानी कि जो किंग था उसने एक जर्नल एस्टेट मीटिंग बैठाई, ठीक है। सो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी जर्नल एस्टेट मीटिंग्स होती हैं इसको जो है हेल्ड करने का यानी कि होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है या फिर जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पास होती है या फिर किंग के पास होती है, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। अब इस सोसाइटी में ना कुछ रूल्स थे, ठीक है, इस मीटिंग के। तो उस रूल्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस तरीके की सोसाइटी थी हमारी फ्रांस कंट्री की। तो देखो, फ्रांस एक ऐसा देश था जिसके जो टोटल पॉपुलेशन थी ना उसे 3 हिस्सों में बांटा गया था, ठीक है। सबसे पहला आता था फर्स्ट एस्टेट, जिसमें आते थे हमारे चर्च वाले इंसान, ठीक है, जो भी प्रीस्ट होते थे वो सारे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आते हैं किंग और उसके मिनिस्टर, यानी किंग और उसकी
आती थी हमारी सेकंड एस्टेट में, और थर्ड एस्टेट में आते थे हमारे कॉमन पीपल, ठीक है, जितने भी कॉमन सिटीजन्स थे, फार्मर्स थे, वॉशरमैन थे, ये सारी चीज, ठीक है। अब जो सेकंड एस्टेट और जो फर्स्ट एस्टेट था वो टोटल 10% कंप्राइज करता था टोटल पॉपुलेशन के, और जो कॉमन पीपल थे वो अप्रॉक्स 90% थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब जो जर्नल एस्टेट मीटिंग होती थी ना, इसमें 300 मेंबर्स जो थे वो चर्च के होते थे, 300 मेंबर्स जो होते थे वो किंग की तरफ से और उसकी मिनिस्ट्री के होते थे, और 600 मेंबर्स जो है वो कॉमन पीपल के होते थे। अब देखो किंग ने यहाँ पे दिमाग लगाया था क्या कि मेंबर्स तो दोनों ही स्टेट के, देखो जो टैक्स इंपोज करना है वो या तो चर्च को करना है या फिर किंग और उसकी मिनिस्ट्री को करना है, ठीक है। तो जो किंग था उसने एक शातिर गेम खेला था, बहुत पहले से ही चल रहा था कि हम जो जितने भी मेंबर्स है ना स्टेट के वो हमेशा इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब देखो 600 मेंबर्स थे जो कॉमन पीपल के थे, ठीक है, और 300 यानी कि 600 थे जो कि टैक्स इंपोज करने वाला जो पीपल्स थे उनके, ठीक है। अब एक रूल था वहां पे कि 1 एस्टेट इज इक्वल्स टू 1 वोट, यानी कि जो एक ग्रुप है पीपल का उसका एक वोट माना जाता था। अब देखो कोई भी टैक्स इंप्लीमेंट करना होता था, कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करना होता था, जो किंग है वो पहले ही जो चर्च के साथ साठ गांठ बांध के रखता था कि देखो मुझे ये लॉ पास करना है, तुम मेरे हेल्प कर दो वोट देके, और जब अगर तुम्हें कोई लॉ पास करना होगा तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। सो देखो अब 2:1 का रेशो आ जाता था, यानी कि 2 वोट्स जो है वो फेवर में होते थे और 1 वोट अगेंस्ट में होता था। सो जो कॉमन पीपल है वो एट लास्ट हार ही जाते थे। कोई मैटर नहीं है कि ये लोग भी 600 है और ये लोग भी 600 है। उसके बाद जब ये मीटिंग हुई ना, सो मैंने आपको बता दिया फ्रांस में ड्रॉट था, ठीक है, कोई कंडीशन ही नहीं थी कि वो ज्यादा टैक्स दे पाए। हम लोग ना एक मेंबर और एक वोट मांगेंगे, ठीक है, मतलब कि जितने भी आप लोग ये स्टेट के मानते हो ना कि एक स्टेट का जो वोट है वो एक होगा, ऐसा नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं इस पूरी मीटिंग में, जर्नल एस्टेट मीटिंग में, उसके हर एक मेंबर का एक वोट होगा। अब उससे क्या होगा, देखो 600 वोट्स जो हैं वो आएंगे हमारे चर्च और किंग की तरफ से, और 600 वोट से आएंगे हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से, और एट लास्ट ये जो है वोटिंग टाई हो जाएगी और कोई भी टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो ये थी डिमांड। अब जो ये मीटिंग हेल्ड हुई थी तो जो कॉमन पीपल्स थे इन्होंने पहले ही डिमांड रखी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई जा रही है, और इन लोगों की ये डिमांड थी कि हम लोग जब तक जो है हमारा 1 मेंबर 1 वोट वाला सीन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम लोग इस मीटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। सो जब इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो ये जो जितने भी मेंबर्स है ना, ये 600 के 600 ये गए एक टेनिस कोर्ट में। अब टेनिस कोर्ट में वहां पे क्या हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। अब सबसे पहली चीज आपको अब ये जो है याद रखना है कि जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, क्या क्या परसेंटेज थी उनकी पॉपुलेशन की, कितने मेंबर्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है 1 एस्टेट इज इक्वल्स टू 1 वोट, जिसकी वजह से कॉमन पीपल जो थे वो उनकी कोई सुन ही नहीं पाता था, ठीक है। अब फटाफट से नोट्स बना लीजिए। अब देखिए जब जर्नल एस्टेट मीटिंग बुलाई गई थी और जो कॉमन पीपल थे उन्होंने डिमांड की थी 1 वोट 1 मेंबर की, ठीक है, तो जब ये डिमांड रिजेक्ट हो गई थी जितने भी कॉमन पीपल्स थे वो सब लोग ऑन 20 जून 1789 को एक टेनिस कोर्ट था वहां पे बहुत फेमस, वहां पे गए और वहां पे लोगों ने एक ओथ ली, ओथ मतलब शपथ लेना, ठीक है। तो वो और उस ओथ का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है हिस्ट्री में, दैट इज टेनिस कोर्ट ओथ। आपको ये याद रखना है कि ये किस कंट्री में हुई थी, कौन सी क्रांति के टाइम हुई थी और क्या डेट थी, ठीक है। उसके बाद जो टेनिस कोर्ट ओथ ली थी उन लोगों ने बेसिकली 2 चीजों के बारे में बात की थी। सबसे पहला था कि हम लोग जो है अब ना किंग की पावर के अंदर काम नहीं करेंगे, अब हम लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सो सबसे पहला क्या किया था लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की शपथ ली थी कि हम लोग अब खुद कानून बनाएंगे। और उसके बाद जो कॉमन पीपल थे ना उन सब ने बोला कि हम ही लोग एक नेशनल असेंबली हैं, वो नेशनल असेंबली जो कि कॉमन सिटीजन्स पे बेस्ड होगी और वो उनके ही हित में जो है लॉज बनाएगी। और इस नेशनल असेंबली का क्या काम था, वो लॉ बनाएंगे और वो लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली बात आ जाती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्राइब द टेनिस कोर्ट ओथ, तो आप इसमें क्या क्या लिखने वाले हो, देखो when the monarch called the journal estate meeting for the implementation of tax, ठीक है, the common people, ठीक है, the common people protest against the law of 1 estate 1 vote and they are demanding for 1 member 1 vote, which results that no one listen to their demand and the 1
member one vote was rejected. Due to this reason, on 20th June 1789, all the common people gathered on the tennis court, one of the famous tennis court, and they took an oath. The famous tennis court oath says that the common people are going to draft a national assembly which is going to form the laws and also going to implement the laws in order. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, जो लास्ट पॉइंट आप लिखोगे वो होगा that they also decide to draft the constitution of French which results that they do not want the king to rule themselves. ठीक है, अब फटाफट से जरा है एक बारी नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना सीख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रोल ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखो जब तक हम लोग को ये ना पता हो कि जब तक हमें कोई गाइड ना करे कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तब तक जो है कोई भी इंसान कुछ करने की नहीं सोचता। तो ये 5 ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रांस के लोगों में ना ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इस चीज़ की जो है एक चिंगारी सी लगाई थी। इन लोगों ने बताया था कि आप लोग कुछ ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड्स भी सुनी जा सकती है। तो नंबर 1 जो सबसे पहला फिलोसफर था वो था हमारा जॉन हुक, ठीक है, सॉरी जॉन लॉक। अब इसकी एक बुक थी, ठीक है, जिसका नाम था टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया था कि जो मोनार्क है ना उसके जितने भी प्रिविलेज हैं, यानी कि उसके जितने अधिकार हैं, ऐशो आराम वाली जिंदगी वो जी रहा है, प्लस उसकी कुछ जो फिक्स्ड राइट है उन लोगों को हमें बंद करना होगा। उनकी बुक में क्या लिखा था कि जो मोनार्क है उसके जितने भी प्रिविलेज हैं और एब्सोल्यूट राइट्स है उन लोगों को हमें एक एंड प्रोवाइड कराना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही हम लोगों पे अत्याचार करते रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड फिलोसोफर आता है वो है हमारा जीन लॉयस। अब ये जो जीन रॉगस थे ना, इन लोगों इसने अपने एक बुक थी, उसमें उन लोगों ने स्टोरी के बारे में बात की थी। वो थ्योरी ये थी कि जो गवर्नमेंट है हमें उसे लिमिटेड करना होगा, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर फॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनार्क जो चाहे वो कर दे, हम लोगों को गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाना होगा। उसके बाद जो थर्ड फिलोसफर थे वो थे हमारे मॉन्टेग्यू। जो मॉन्टेग्यू थे ना उन्होंने बात की थी जो गवर्नमेंट है ना उसे एक यूनिटी ना बना के हम इसे 3 चीजों में सेपरेट करना होगा। एग्जीक्यूटिव यानी कि वो जो कि हम यहाँ से बात करें लेजिस्लेचर यानी कि वो जो लॉ फॉर्मेशन होगी, एग्जीक्यूटिव यानी कि ये लोग जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, एंड जुडिशरी ये लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी लॉज बने हैं वो परफेक्टली रन हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 आप लोग लास्ट के फिलोसफर्स के नाम देख रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा मैरिशियस। देखो ये जो है ना ये सेकंड स्टेट का जो है एक आदमी था, यानी कि किंग और उसकी मिनिस्ट्री में से था ये ना थर्ड स्टेट यानी कॉमन पीपल्स को सपोर्ट करता था। और जो लास्ट में आ जाते हैं हमारे ये एक प्रीस्ट थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। ये जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे, प्लस कॉमन पीपल में अवेयरनेस फैलाते थे। स्टार्टिंग में ना इन 2 लोगों ने मिलकर ही जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था ना 1 member 1 वोट वाला, इन लोगों ने ही आइडिया दिया था कि तुम लोग ऐसा करो, ठीक है। ऑल्दो ये सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, बट फिर भी वो होता है ना कि सारे दुनिया में लोग बुरे नहीं होते, तो ये उनमें से नहीं थे। ये राजा की बुरी सेना में से ये लोग 2 लोग बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने इन लोगों को समझाया कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, अपनी राइट्स के लिए आपको लड़ना। तो आप लोग को ये 2 नाम याद रखने हैं, ये 2 नाम ये 2 पीपल वो थे जिन्होंने जो है पहली बार फ्रांस की जो क्रांति थी यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसे शुरुआत में हेल्प की थी। यही वो लोग थे जिन्होंने इन लोगों को बताया था कॉमन पीपल्स को कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, अपने हक के लिए आप लोगों को लड़ना होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हुई थी या फिर जो ओथ ली गई थी टेनिस कोर्ट पे, ये तीन जो हमारे फिलोसफर्स थे उनकी डिफरेंट बुक्स थी जिसमें उन लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की थी। और एट लास्ट यही 3 बुक्स जो हैं इन बुक्स ने ही उन लोगों को मोटिवेट किया था कि हाँ हम लोग जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जिसमें हम लोग जो है मोनार्क की जितनी भी पावर्स हैं उनको लिमिटेड कर देंगे, लॉज एंड ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट देंगे, और हमारी जो गवर्नमेंट बनेगी उसके 3 पार्ट होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू टाइम, वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है, ठीक है।
सो अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया कि हम लोगों को इस चैप्टर को 3-4 हिस्सों में पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने आपको इस चैप्टर में बता दिया है कि भाई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कैसे 7,000 लोगों ने प्रोटेस्ट की थी और उसके बाद बैटल जो बेसाइल जेल थी उसे तोड़ दिया था। उसके बाद किंग जो है उसने अपने सैनिकों को भेज के उनको मरवाने का ऑर्डर दे दिया था और उसकी वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और ये 7,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो किंग है उन लोगों ने जो है अपना टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया था। हालांकि फ्रांस की कंडीशन उस टाइम बहुत ज़्यादा बेकार थी, लोग अपना टैक्स पे नहीं कर सकते थे क्योंकि जो पूरी तरह से ड्रॉट था वहाँ पे, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो फूड सप्लाई है वो कम हो गई थी और उसके प्राइस इंक्रीज हो गए थे, यानी कि खाने के लाले पड़े हुए थे। फिर भी जो है किंग है उसे जो है अपना टैक्स इम्पोज करने की पड़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि कैसे कॉमन पीपल्स ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और 1 स्टेट 1 वोट की पॉलिसी को हटाने के लिए उन लोगों ने एक नई पॉलिसी लाई, 1 मेंबर 1 वोट, ताकि कोई भी लॉ है जो उसकी वोटिंग है वो हमेशा टाई हो जाए और जो है ये कोई भी जो गंदे से लॉ होते हैं ना ये इम्प्लीमेंट ही ना हो पाए, जो कि जनरल कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद की हैं। आप लोगों को बेसिकली हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी और ये 5 फिलोसफर के नाम आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोगों को जहां तक मैंने पढ़ा दिया अपनी बुक्स उठा के वहां तक पढ़ लीजिएगा और नोट्स को एक बार जरूर अपनी नजरों के सामने से निकाल लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें याद रहें, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम फटाफट से आप गुड बाय करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अपने पेरेंट्स को परेशान बिल्कुल मत करना।